Uh, Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. ओके बेटा, चलो. सो बाइनोमियल का अपने को रिवीजन करना था आज. सबसे पहले मैं बाइनोमियल के नोट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो इनके थ्रू हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, एंड देन फिर क्वेश्चंस की वैरायटी एंड ऑल जो भी है उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. हाँ. सो हाँ, टॉपिक इसमें सारे कवर्ड हैं. जहाँ पे आपको डिफिकल्टी ज्यादा आएगा बताना, उसको मैं डिटेल में और डिस्कस कर लूंगा एग्जांपल के थ्रू. फिलहाल के लिए मैं काइंड ऑफ नोट्स को ही एक पूरा गो थ्रू करवा रहा हूँ कि कौन 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 से इंपॉर्टेंट पार्ट थे इसके अंदर और कैसे हमको इसको सिंप्लीफाई करना था. तो सबसे पहले चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड. बाइनोमियल थ्योरम को हम दो केस में डिस्कस करते हैं. वन, जब आपके पास एन नेचुरल नंबर हो, दैट इज पावर नेचुरल वैल्यू हो, तो उस केस में एक्सपांशन अलग होता है. सेकेंड, नेचुरल के अलावा इट कुड बी फ्रैक्शनल, इट कुड बी नेगेटिव, इन सब के लिए एक्सपांशन डिफरेंट वर्क करता है बेसिकली. हाउएवर, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज 80% चैप्टर इस पार्ट पर बेस्ड है. इस पे सिर्फ 20% ही, बिकॉज इसमें एक ही फॉर्मूला है. बट इस फर्स्ट पार्ट के अंदर फॉर्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट. इसीलिए नेचुरल वैल्यू पर डिस्कशन थोड़ा ज्यादा होगा बेसिकली. ठीक है. नाउ, बाइनोमियल थ्योरम का हमने एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट किया था, और वो फॉर्मूला क्रिएट करने में अपने को हेल्प किया था पास्कल्स ट्रायंगल ने. सो पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ. इन द मीन वाइल आई होप सबको ऑलरेडी फैक्टोरियल के बारे में आइडिया है. ये डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है एटलीस्ट, यस क्योंकि सर। ये, हाँ, उस समय डिस्कस किया था बिकॉज उस समय पहले पीएनसी हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने ये पार्ट को डिस्कस किया था. और फैक्टोरियल आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए. सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ बाइनोमियल के एक्सपांशन से. नाउ दिस इज द एक्सपांशन और अ नॉर्मल एक्सपांशन फॉर अ बाइनोमियल, जिसके अंदर एन जो है वो क्या होगा, नेचुरल वैल्यू होगा बेसिकली. इसमें एक सिंपल सा पैटर्न वर्क करता था. पैटर्न आपको डिस्कस किया था लास्ट टाइम मैंने, कि इट इज NC0 NC1, ये सारे कोफिशिएंट्स होंगे. हर टर्म का एक एक कोफिशिएंट होगा. फर्स्ट टर्म जो रहेगा या फर्स्ट वेरिएबल जो रहेगा, इसकी पावर स्टार्ट होगी हाईएस्ट से, एंड हर टर्म के साथ एक एक पावर कम होती जाएगी, n-1 n-2, और लास्ट में जीरो हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड वेरिएबल जस्ट रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा. जैसे फर्स्ट की पावर हाईएस्ट से स्टार्ट हुई थी, सेकेंड की लोएस्ट से स्टार्ट होगी, दैट इज जीरो से, और इसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी बेसिकली. किसी भी टर्म में एक लॉजिक फिक्स चलेगा, विच इज दोनों वेरिएबल की पावर का नेट सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंडेक्स, दैट इज एन. ठीक है. जैसे यहाँ पे x की पावर n-1 था, तो y की पावर 1 हो गया, दोनों को ऐड करोगे n मिलेगा, एंड सो ऑन. ये आपको हमेशा फॉलो होगा फॉर ईच एंड एवरी टर्म. ठीक है. सो ये अपना बाइनोमियल का एक जनरल एक्सपेंशन था. नाउ, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल पे, कि बाइनोमियल का आप जनरल टर्म कैसे लिखते हो. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. द फॉर्मूला वाज TR+1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r y टू द पावर r. हमने अपने पैटर्न को देखते हुए यहाँ से फॉर्मूले को डिराइव किया था, कि जो भी आपको टर्म चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग r का वैल्यू पुट करो. इसमें बताया था मैंने केयरफुल कैसे रहना है. अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो आप r को 4 पुट करोगे, बिकॉज 4 पुट करने पे यहाँ पे 5 बन जाएगा और आपको फिफ्थ टर्म का वैल्यू मिलेगा. दैट विल बी NC4 x टू द पावर n-4 y टू द पावर 4 बेसिकली. तो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आता है, और इसको हम यूज करते हैं जनरल टर्म की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब इसमें जनरल टर्म भी पूछ सकते हैं, और जनरल टर्म की अलग अलग एप्लीकेशन भी आ सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ, इसी जो ये एनसीआर आप यूज करते हो, मैंने बताया था कि इस एनसीआर को एक टाइप से और भी आप रिप्रेजेंट करते हो. कुछ बुक्स में आपको ऐसा दिखेगा. इट इज नथिंग बट ब्रैकेट के अंदर एन और आर लिखे होते हैं ऊपर नीचे. ये डिवीजन नहीं है, इट्स अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट एनसीआर. तो कुछ बुक्स में एनसीआर लिखा होगा, कुछ बुक्स में ब्रैकेट के अंदर एन बाय आर लिखा होगा. दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है. देन हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, एज दिस एक्सपांशन फॉलोज अ जनरल पैटर्न. ठीक है, इसमें एक जनरल पैटर्न था अपने पास. तो एक पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो इसी को हम लोग एक्सपांशन के फॉर्म में, समेशन और सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने वो यूज कर लिया. दैट इज, जब आप x+y होल रेज टू n को ओपन करोगे तो आपको इस टाइप से टर्म मिलेंगे, और ये एक समेशन बन जाएगा बेसिकली. तो ये अपना जनरल पार्ट था x+y होल रेज टू n का. अब इसमें कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं. वेरिएशन मतलब क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वेरिएशन इज x+y रेज टू n की जगह पे आ जाएगा x-y रेज टू n. आपको दिखेगा x में कोई चेंजेस नहीं है, n में कोई चेंजेस नहीं है. चेंजेस सिर्फ y के साथ हुए. जहां पहले प्लस y था अब वहां पे आ गया -y. तो आपको फॉर्मूले में भी सेम चीज अप्लाई करनी है. जहां जहां पे प्लस वाई लिखा था या वाई लिखा था, उसकी प्लेस पे -y पुट कर दो. अब देखो,
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपको पता है कि y की पावर 0 1 2 3 नेचुरल पावर वर्क कर रही है। तो अगर आप y को -y से रिप्लेस करते हो, तो जहां जहां पे ऑड पावर थी वो सारे -y बन जाएंगे। बट जहां पे इवन पावर थी वो सारे अभी भी प्लस ही रहेंगे, बिकॉज नेगेटिव को अगर आप इवन पावर दोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा बेसिकली आपके पास। तो दैट इज वाई आप देखो, आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस दिखेगा, रेस्ट ऑल दी टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी वजह से एक्स प्लस वाई रेस टू एन के एक्सपांशन की जगह आप एक्स माइनस वाई रेस टू एन लिखोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। जस्ट साइन का एक डिफरेंस होगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था कि इस टाइप से आपको ये दो एक्सपांशन हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों एक्सपांशन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। द एक्सपांशन आर 1 + x होल रेज टू n एंड 1 - x होल रेज टू n, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, ये जो x + y होल रेज टू n था ना, इसमें हमने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह पे x पुट कर दिया। अब जब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, एंड द पैटर्न इज वेरी सिंपल। nc0 + nc1 × x + nc2 × x² एंड सो ऑन अप टू ncn x रेज टू n, ठीक है, ये आपका टर्म बन जाएगा। नेगेटिव के लिए भी सेम पार्ट हुआ था, विच इज जब आप x की जगह -x पुट कर रहे हो तो अगेन ऑड वैल्यूज में नेगेटिव आ जाएगा, इवन में पॉजिटिव साइन आपका सेम कंटिन्यू होगा। तो ये अपना x + y रेज टू n के नॉर्मल एक्सपांशन थे जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, 1 + √2 होल रेज टू 7 +1 - √2 होल रेज टू 7। आप खाली कनेक्ट कर सकते हो, कैन आई से ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले पे बेस्ड है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि x की जगह पे आ गया √2 और y की जगह पे आ गया, सॉरी n की जगह पे आ गया बेसिकली 7। नाउ अब जब इनको ऐड कर रहे हो तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाले सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? जहाँ पे ऑड पावर है, और बचेंगे सिर्फ कौन से? इवन पावर वाले टर्म। वही हमने सोल्यूशन भी किया था, ऑड के सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, इवन के टर्म बचेंगे, आपको खाली वैल्यू निकालना था। तो इन दिस वे आप सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हो, जस्ट अ बेसिक एक्सपांशन, ठीक है। उसी तरीके से एक पार्ट और डिस्कस किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। डिफरेंस ये था कि पहले 1 + x था, अब ये x + y के फॉर्म का आ गया। अज्यूम दिस टू बी x, दिस टू बी y, अगेन सेम, ये हो गया x, ये हो गया y। तो एक है x + y रेज टू n, एक है x - y रेज टू n। इस केस में ऐड नहीं करना था, इस केस में सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, जो सेम टर्म थे वो कैंसिल हो जाएंगे, बट जो डिफरेंट साइन के टर्म थे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो सेम लॉजिक से आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को समझना, ये मैंने आपसे लास्ट टेस्ट में पूछा भी था। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ठीक है। ये जो एनसीआर है ना, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर आप NC0 NC1 से लेके NCn तक के वैल्यूज लिखोगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक पैराबोलिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, NC0 का वैल्यू कितना होता है? 1। वन। बोलो। 1, वेरी गुड। वही वैल्यू होता है एनसीएन का। फिर नेक्स्ट इज NC1 का वैल्यू होता है n, यही वैल्यू होता है NCn - 1 का। तो इस तरीके से पैराबोलिक पैटर्न फॉलो होता है, और बीच में आपको मिलेगा इनका मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली। तो वही उसने लिखा हुआ है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। अगर आप स्टार्ट से काउंटिंग करो या फिर एंड से काउंट करो, अगर आप सेम नंबर पे हो तो आपके कोएफिशिएंट का वैल्यू भी सेम दिखेगा। ये खाली बेसिक पार्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन टाइप के क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, स्टार मार्क किया था मैंने ऑलरेडी। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एडिशन या यू कैन से सी को ऐड करते हो तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है। द फॉर्मूला इज NCR + NCR - 1 ठीक है। एंड इसी में डिवीजन का भी एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव एन और आर को डिवाइड करते हो या एनसीआर को डिवाइड करते हो तो आपको एक फिक्स रेशो मिलता है कहीं ना कहीं। डिवीजन के दो फॉर्मूले थे, दोनों को केयरफुली समझना। यहाँ पे ये जो है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव है। फॉर एग्जाम्पल एनसीआर लिखा है, NCR - 1, दोनों का एन सेम है, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, बट दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि इस केस में एन और आर दोनों में सेम इंक्रीमेंट हुआ था। जैसे इस केस में आप देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव है बिकॉज एन दोनों का सेम था। इस केस में एन भी चेंज हुआ है और आर भी चेंज हुआ है, और एक के डिफरेंस चेंज हुआ है बस खाली। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिखते हो बहुत बार, n + 1 CR + 1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू n + 1 बाई R + 1। कुछ नहीं है, उसी को रीअरेंज किया बस खाली मैंने। तो अगर आपको इस टाइप से दो सी का रेशो मिलेगा तो आप डायरेक्टली आंसर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे, इनको क्वेश्चन में प्रॉपरली यूज करना, बिकॉज एडिशन और डिवीजन के क्वेश्चंस बहुत सारे अपने को मिलते हैं, एप्लीकेशन आते हैं इसके प्रॉपरली।
ये इसका डेरिवेशन है, अभी अपने कोई काम का नहीं है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, ये इसी पार्ट पे बेस्ड था। इफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ वन प्लस एक्स होल रेज टू एन, तीन कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट का आपको वैल्यू दिया था और उसने बोला था कि बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब एन कितना होगा। खाली मुझे रिकॉल करवाओ, इस एक्सप्रेशन में इन जनरल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते थे? एन प्लस प्लस वन। वन। यस, वेरी गुड, एन प्लस वन। मतलब कहना है इसे, इस क्वेश्चन मुझे इनडायरेक्टली एन का वैल्यू पूछा है उसने। अब तीन कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट, अगर मैं फर्स्ट कोफिशिएंट को एन सी आर बोलूं तो कहना है इसे सेकेंड हो जाएगा आर प्लस वन और थर्ड हो जाएगा आर प्लस टू। एन विल रिमेन सेम। यस सर। यस ठीक सर। है। अब आपको दिख रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट आ गए, तो आप यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर। पहले मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फॉर्मूला यूज कर लिया, जिससे मुझे एनआर में एक रिलेशन मिला। फिर मैंने बाकी दोनों को डिवाइड कर लिया, अगेन सेम फॉर्मूला यूज कर लिया, तो मुझे वापस से एक और रिलेशन मिल गया। नाउ एन एंड आर टू वेरिएबल, और मुझे इसमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। दोनों को सॉल्व करके आपको एन और आर दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही आपको एन का वैल्यू मिला, यू कैन डायरेक्टली कमेंट कि सर अगर एन 11 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली 12। दैट वाज द लॉजिक। तो इस तरीके से डिवीजन के एप्लीकेशन तो डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना कि कॉन्जिक्यूटिव सी में एडिशन और डिवीजन दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। सीधे आपसे क्या पूछ लिया था, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब हो गया T4। T4 को आप लिखोगे T3+1, मतलब R का वैल्यू कितना हो गया, 3। जस्ट यूज द फॉर्मूला, जो अपना फॉर्मूला था, विच वॉज TR+1 is equals to NCR x to the power n minus r y to the power r। खाली मुझे क्वेश्चन देख के बताना, एज पर दिस क्वेश्चन n कितना है? 7। 7। ओके, r कितना होगा? थ्री। 3। 3। ओके, x की प्लेस पे क्या लिखोगे? वाई 2x। बाई टू। टू माइनस एक्स वाई बाई टू। एक्स नहीं, x की प्लेस पे 2x बेटा, एंड y की प्लेस पे -y/2। -y/2। दैट्स इट, माइनस खाली वाई इतना आपने क्रैक कर लिया तो आपको खाली कैलकुलेशन करना है, रेस्ट ऑल दी पार्ट इज ओनली कैलकुलेशन, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू 4। नाउ अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली टर्म नहीं बोला, उसने क्या बोला कि टर्म बताओ जिसके अंदर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 आएगा। तो अभी भी फॉर्मूला आपका सेम चलेगा, अब आपको आर नहीं पता है बस खाली, तो आप जनरल टर्म निकालो, TR+1। आपको एन पता है, एक्स पता है, वाई पता है, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो क्वेश्चन बचेगा ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये तो हो गया आपका जनरल टर्म जो आप सॉल्व कर रहे थे। ये पूरा टर्म हो गया आपका कांस्टेंट, क्योंकि आप देखो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट इज ओनली कांस्टेंट, एंड दिस पार्ट बिकम्स द वेरिएबल। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल की नेट पावर को सिंप्लीफाई कर लो। आपका कितना आया वेरिएबल का नेट पावर? 12 - 3r। आपको क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि वो टर्म बताओ जिसमें एक्स क्यूब बन रहा है। अब अगर एक्स क्यूब बनेगा मतलब एक्स का नेट पावर कितना होना चाहिए? 3। 3। तो पहला आपने केस सॉल्व किया है कि सर 12 - 3r को 3 कर देते हैं, सॉल्व करने पे आर का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब आर का वैल्यू 3 आया, मतलब दैट इज फॉर श्योर कि ये फोर्थ टर्म है जहां पे एक्स क्यूब बनने वाला है, तो आप उस फोर्थ टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था कि इसमें एक्स की पावर 4 का आपको बताना है कि टर्म कब बनेगा। तो अब मुझे इस पावर को 4 पुट कर देना है। जब मैं इस पावर को 4 पुट कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आर का वैल्यू क्या आया है, 8/3। क्या आर का वैल्यू 8/3 हो सकता है? नो। नो नो, सर। क्योंकि आर, यस, क्योंकि आर हमेशा अपने पास होना चाहिए नेचुरल वैल्यू, जिसकी वजह से, इनफैक्ट नेचुरल नहीं, आई वुड से होल वैल्यू होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि 8/3 वाला टर्म पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस पूरे एक्सपांशन में कभी भी एक्स की पावर 4 बनेगा ही नहीं। एक्स क्यूब बन रहा था उस टर्म में, वो हमने फाइंड आउट कर दिया, बट इसमें एक्स की पावर 4 बन नहीं सकता, बिकॉज वो जो केस है वो जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है अपने पास। ओके, नेक्स्ट अपने पास था बाइनोमियल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म इज नथिंग बट जनरल फॉर्मूला जो अपन ने यूज किया था, जिसको हम लोगों ने बोला TR+1। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? जिसमें एक्स वेरिएबल ना हो, मतलब एक्स ही ना हो। यस, यस, जिसमें एक्स ना हो। तो एक्स ना होने का रीजन आपका सिंपल सा होता है कि एक्स रहेगा पर उसका नेट पावर 0 हो जाएगा। बिकॉज जब एक्स का नेट पावर 0 हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो आंसर बनेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन जाएगा। तो सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड टाइप जो है वो होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। थर्ड होता है अपने पास मिडिल टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल टर्म इन जनरल? मैक्सिमम नंबर इन द, मतलब वो जो एक्सपांशन है उसमें। मैक्सिमम नंबर, ठीक है, बट ये आंसर पार्टली करेक्ट हुआ। इन जनरल मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा, लाइक मैं बोलूंगा कि इस सीरीज का ये मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा?
कैन आई से जिसके लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ टर्म्स का काउंट सेम हो, Yes, sir. दैट इज मिडिल टर्म। फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. सपोज करो कि एक्सपांशन के अंदर 11 टर्म्स है, तो कैन आई से 6 टर्म्स का मिडिल टर्म होगा, क्योंकि 6 टर्म के पहले भी 5 टर्म्स है और 6 टर्म के बाद भी कितने टर्म्स है, 5 है बेसिकली, तो आपका 6 टर्म बेसिकली मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये 3 टाइप पे अपने को क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये बाइनोमियल है। No, sir. नो। सो एक्चुअली इट्स अ ट्राइनोमियल, बट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला इसको हम बाइनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, इस वैल्यू को आई कैन राइट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा। Yes, sir. ठीक है। अब जब इसको आपने x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया एक प्रॉपर बाइनोमियल में, विच इज x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 20। नाउ अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x को निकालने का बहुत सिंपल अप्रोच है। द अप्रोच इज, सबसे पहले आप निकालोगे जनरल टर्म। आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा। अब उस जनरल टर्म को इस तरीके से अरेंज करो कि आपके सारे कांस्टेंट एक साथ आ जाएं और सारे वेरिएबल एक साथ आ जाए बेसिकली। ठीक है, देखो मैंने इसको अरेंज किया। दिस इज माई कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड दिस इज माई वेरिएबल टर्म। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि टर्म एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली एक्स का नेट पावर क्या होना चाहिए, 0। Zero. तो एक्स का जो भी नेट पावर था उसको मैंने 0 पुट किया, मुझे आर का वैल्यू मिल गया 10। अगर आर का वैल्यू 10 मिला है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या हो गया बेसिकली, 11। ये सबको क्लियर था? बिकॉज यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि सर R10 आया तो टर्म भी 10 होना चाहिए। नहीं, हम फॉर्मूला किसका लिखते हैं, हमेशा R+1 टर्म का लिखते हैं। तो अगर R10 आया है तो टर्म कौन सा होगा बेसिकली, दैट विल बी 11th टर्म। तो इस केस में आपका 11th टर्म विल बी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट मिडिल टर्म की जो आपसे बात कर रहा था। मिडिल टर्म में देर आर 2 केसेस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मिडिल टर्म इज वो टर्म जिसके लेफ्ट में और राइट में नंबर ऑफ टर्म्स का काउंट सेम हो। तो जब आपके पास 11 टर्म्स थे तब तो आपने बोल दिया 6 टर्म मिडिल टर्म होगा, बिकॉज लेफ्ट में भी 5 है राइट में भी 5 है। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही 10 हो गए तो उस केस में क्या होगा, एक नहीं दो मिडिल टर्म आते हैं। 2 टर्म के लेफ्ट और राइट में आपको नंबर का काउंट चेक करना होता है। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज, अगर आपका एन ऑड है, आपका पावर ऑड है, तो उस केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे, n+1/2 एंड n+3/2। ठीक है। बट अगर आपका n इवन है, तो फिर आपको एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, दैट इज n/2 + 1 टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को निकालते हैं डायरेक्टली। नाउ अब इसमें एक सिंपल सा कंडीशन भी होता है। द कंडीशन इज, हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। नाउ ये इन जनरल ट्रू नहीं है, बट हाँ, दिस इज ट्रू ओनली फॉर अ स्पेसिफिक केस। जब आपके पास एक्सपांशन 1+x⁴n का होगा, तो अब आपको पता है कि 1+x⁴n में पहला कोफिशिएंट NC0 आएगा, फिर दूसरा NC1 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट NCn आएगा। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि NCR जो है ये एक पैराबोलिक पैटर्न फॉलो करता है। तो जो मिडिल टर्म का C रहेगा सबसे बड़ा वही होगा, तो उसने वही चीज को लिखा हुआ है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर 1, मतलब 1+x⁴n का फॉर्म था। उस केस में इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे इस केस में देखो, 1+x⁴n, कैन आई से जो पावर है वो मेरे पास इवन हो गई। Yes, sir. अब अगर पावर इवन है तो मिडिल टर्म आपके पास एक मिलेगा, और मिडिल टर्म का वैल्यू होगा n/2 + 1। इस केस में n की जगह पे लिखा हुआ था 2n, तो इसका मिडिल टर्म रहेगा बेसिकली Tn+1। आपको सिर्फ Tn+1 का वैल्यू निकालना था, सॉल्व करने पे आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ऑल्दो इट इन्वॉल्व अ कैलकुलेशन, बट वो फैक्टोरियल कैलकुलेशन है तो उसको आप समझ सकते हो। बट मिडिल टर्म का आपका इतना ही पार्ट था इस क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x⁵15 इन दिस एक्सपांशन। ठीक है, अगेन सेम लॉजिक, जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग मैंने वेरिएबल को और कांस्टेंट को अलग कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट में दिस इज कांस्टेंट, ये अलग हो गया, -1 इज कांस्टेंट, ये अलग हो गया, और वेरिएबल को एक साथ ले आते हैं। तो वेरिएबल को एक साथ लाएंगे तो आपको वेरिएबल का नेट पावर दिख रहा है x⁻10 + r। एज पर दी क्वेश्चन आपको चाहिए था 15, तो आपने 10 + r को 15 पुट किया, आपको r = 5 मिल गया, जिससे आपको जो भी टर्म चाहिए था उसका डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा बेसिकली। सो दिस इज हाउ आप टर्म वाले पार्ट को डिस्कस करते हो। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन दी फॉर्मूला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, समीशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव सी। इस क्वेश्चन में देखो बाइनोमियल के नाम ही यूज नहीं किया है, इसने सिर्फ रैंडम से इस टाइप से टर्म लिखे हुए हैं कि आपको प्रूफ करना है कि इन सारे सी को ऐड करने पे ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। लॉजिक कैसे क्रिएट होगा वो समझो। आप एक पैटर्न देखो,
4C4, 4C3, 4C2, 4C1। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज छोटे से वैल्यूज है बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया और ये आपके वैल्यूज हो गए। नाउ 100C6, 100C7, 100C8 डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का ट्राई करता हूँ। अब फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया इसका लॉजिक समझना। 100C6 और 100C7, कैन आई से ये दो कॉन्जिक्यूटिव सी हैं Yes, sir. और अपने पास दो कॉन्जिक्यूटिव सी का फॉर्मूला है। बट प्रॉब्लम ये है कि 100C सिक्स एक बार था और 100C7 चार बार था। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार का एटलीस्ट फॉर्मूला लगाते हैं। अब बचा अपने पास कितना 100C7, तीन बार। उस तीन को मैंने यहाँ लिख दिया। और जो 100C8 था उसके साथ इसके तीन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिए। मतलब ये जो 6 टाइम्स था 100C8, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। 3 टाइम्स 100C8 प्लस नेक्स्ट इज 3 टाइम्स 100C8। नाउ जो 100C8 है ये वापस से फॉर्मूला क्रिएट करेगा किसके साथ, 100C9 के साथ। 100C9 कितनी बार अवेलेबल था, चार बार था। चार में से तीन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, बचा हुआ एक यहाँ पे आ गया। तो आप एक पैटर्न देखना, मैंने हर एक टर्म को स्प्लिट किया एज पर दी कन्वीनियंस फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। खाली ये कॉम्बिनेशन चेक करो, मुझे बताओ इस कॉम्बिनेशन का लॉजिक समझा आपको मैंने कैसे स्प्लिट किया है। यस सर। ठीक है। नाउ अब आपको ये पता है कि 100C6 प्लस 100C7 इट इज ऑफ द फॉर्म NCR प्लस NCR-1। तो इसका आंसर आएगा 101C7। ये रहा 101C7। इसका आंसर आएगा 101C8। इसका आंसर आएगा 101C9 एंड दिस। ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद का स्टेप आप लोग क्या करोगे। अप्लाई करेंगे। वापस से अप्लाई करोगे फॉर्मूला किस किस के साथ। सो 101C7 और 100C8 इसके साथ। यस, 101C7 है। एक यहाँ से 101C8 ले आओगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप से टर्म दिखेगा। अब यहाँ बचे कितने आपके पास, दो। तो इससे दो कैरी ले लोगे 101C9। फिर एक बचेगा, इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब आपका सीरीज सॉर्टेड है। दिस टर्म विल बिकम 102C8, दिस टर्म विल बिकम 2 टाइम्स 102C9 और ये हो जाएगा 102C10। अब तो लॉजिक क्लियर था, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर लोगे, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज हाउ मैंने बोला था कि ऊपर का जो एडिशन का फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको लॉजिकली यूज करना पड़ता है। डायरेक्टली यूज करने को बहुत रेयरली आएगा। जैसे आप देखो इस टाइप में अपने डायरेक्टली अगर एक जगह यूज कर भी तो नेक्स्ट टाइम आपको क्लिक नहीं करता। बट मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको सब जगह पे यूज किया ताकि फॉर्मूला पूरा सिमेट्रिकली अप्लाई हो जाए बस खाली। तो इस तरीके से आपका एडिशन का फॉर्मूला वर्क करता है। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को केयरफुल रहना बस खाली। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दो कॉन्जिक्यूटिव सी दिख गए और एडिशन में है तो बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूला है। यू जस्ट नीड टू क्रैक द लॉजिक के फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है बस खाली। ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन विच इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वापस से सेम लॉजिक, TR+1 लिखा निकालोगे और एक्स का नेट पावर बना दोगे जीरो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जो भी टर्म रहेगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। नाउ अगेन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल टर्म्स, बोलो। जिनकी पावर्स होल नंबर है या फिर वेरी गुड। नंबर है। जिसमें, हाँ वेरी गुड, जिसके नंबर्स के सारे पावर होल नंबर होंगे वो रैशनल टर्म्स कहलाएंगे बेसिकली। अब इस केस में क्या है अपने पास, आपने जनरल टर्म तो लिख दिया, ठीक है, दिस जनरल टर्म। थोड़ा इसको अरेंज भी कर लिया। तो आपको दिख रहा है कि 4 की एक पावर है जो फ्रैक्शन है, 6 की एक पावर है जो फ्रैक्शन है। नाउ अब आपको ये पता है कि जब जब 20 - R 3 का मल्टीपल बनेगा तो 4 की पावर आपके पास नेचुरल आ जाएगी बेसिकली, या फिर यू कैन से रैशनल पावर से, रैशनल भी नहीं आई शुड से होल पावर बन जाएगी उस केस में। जब जब 20 - R आपका 3 का मल्टीपल होगा, दैट इज 0, 3, 6, 9, उन सब केसेस पे। तो मैंने वही केस यहाँ पे देखा कि 4 की जो पावर थी वो कब कब आपके पास डिफाइंड वैल्यू दे रही है, उनके आंसर लिख लिए। नेक्स्ट, 6 की जो पावर है ये पावर आपका रैशनल वैल्यू कब बनाएगा, जब आर क्या हो बेसिकली 4 का मल्टीपल, दैट इज 0 से लेकर 20 तक। ठीक है। क्या सबको ये समझा कि मैंने 20 पे सीरीज को स्टॉप क्यों किया। क्योंकि अगर 20 से आगे चले गए तो ये वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, आपके पास पावर देखो क्या दिया था उसने। हाँ। तो आप आर का वैल्यू 20 के आगे वैसे भी ले नहीं सकते बिकॉज आर अगर उसने आपको पावर N20 दिया है तो आपको पता है कि आर हमेशा एन या फिर एन से छोटा होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 20 अलाउड था, इसलिए मैंने 20 पे सीरीज को स्टॉप कर दिया था बेसिकली। ठीक है। चलो अब आपको क्या देखना था कि ऐसे कौन से आर के वैल्यू है जो दोनों के लिए कॉमन है।
कॉमन में मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा कि एक तो 8 कॉमन है, एक 20 कॉमन है। मतलब ये दो वैल्यू पे दो बार ही ऐसे टर्म बनेंगे जो क्या होंगे, रैशनल टर्म्स होंगे। इसलिए हमने आंसर क्या कर दिया, नंबर ऑफ रैशनल टर्म इक्वल टू 2। अगर आपको टर्म चाहिए तो वो 9th टर्म होगा एंड 21st टर्म होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछता टेल मी द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, अब मेरा आंसर क्या होता? 18। 18 या 19? 19 19। यस, इट शुड बी 19, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 होंगे। उसमें से दो रैशनल चले गए तो बचे आपके पास 19 टर्म्स बेसिकली। तो रैशनल टर्म निकालने के लिए सेम लॉजिक, जनरल टर्म निकाला और आपने हर एक टर्म की पावर से मैच किया कि कब कब दोनों पावर साइमल्टेनियसली रैशनल आंसर दे रहे हैं, और आपको उसको ध्यान रखना है बस खाली। चलो, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वापस से सेम लॉजिक, एक्स का नेट पावर निकालोगे, उसको जीरो कर दोगे तो आपको टर्म मिल जाएगा। अब इसने खाली इतना क्वेश्चन एक्सटेंड किया था कि जो टर्म आया है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे चला गया था। साइन अल्फा और कॉस अल्फा को साथ में लेके आपके पास एक ही फॉर्मूला था, दैट इज 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा। तो वहां से आप ग्रेटेस्ट वैल्यू पे इजिली कमेंट कर सकते थे और वही हमने यूज भी किया था। नाउ नेक्स्ट इज, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेंगे बहुत बार, जहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है बट अजीब से एक्सप्रेशन दिए हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इस टाइप के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा इसको लॉजिकली क्रैक करना इट इज पॉसिबल। आप खाली ये ऑब्जर्व करो, ये तीन टर्म दिख के आपको कोई फॉर्मूला याद आता है क्या? क्या किसी फॉर्मूले में ये तीन टर्म आपको इस टाइप के कुछ पैटर्न दिखा था? सो लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। assume this to be x square, assume this to be x, assume this to be 1। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्या किसी फॉर्मूले में ऐसा कुछ लगता है कि ये बन रहा है? सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आया था? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आया था? ए प्लस बी द होल स्क्वायर में नहीं बेटा, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। थोड़ा सा रिकॉल करो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन क्रैक होंगे। यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला था दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबने ये वाला फॉर्मूला देखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? यस सर। सो इसका डिनोमिनेटर मुझे इस फॉर्म में दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। क्या ये x प्लस वन को आई कैन राइट x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस वन का क्यूब? चेक करो जरा। यस सर। तो अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा इस टाइप से कुछ टर्म, और ये पूरा डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको आई कैन राइट x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस टू अ बाइनोमियल। अब देखो, डायरेक्टली अगर आपको मैं ये क्वेश्चन दे तो आप इजीली सॉल्व कर लेते, बट उसने क्वेश्चन तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया। आपको इस अप्रोच को क्रैक करना पड़ेगा बस खाली। सो ये पार्ट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टिपिकल था, बट यस डुएबल था, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। बट यस, यहां तक पहुंचने के बाद का पार्ट इज इजी। अब आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है, एक्स का नेट पावर निकालोगे, उसको जीरो कर दोगे, तो उससे आपको फाइनली वो वैल्यू मिल जाएगा आर का, जहां पे आपके पास जो टर्म है या उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या बनेगा, आपका एक्स की पावर जीरो बनेगा बेसिकली। सो दिस वाज द अप्रोच। नाउ एक क्वेश्चन और टाइप का बनता है जहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना था, बट ये ट्राइनोमियल था अपने पास, ठीक है। नाउ हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्राइनोमियल को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, तो अब इस क्वेश्चन के लिए अगर ये अप्रोच यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये लेंदी अप्रोच था। ट्राइनोमियल का अपने पास ऑलरेडी सॉल्व करने का एक बेटर अप्रोच है, हम डायरेक्टली उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम अप्लाइज फॉर दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे और इसको इस फॉर्मूले के थ्रू लेंदी भी कर सकते हो। नाउ आई वुड प्रेफर टू सॉल्व दिस डायरेक्टली यूजिंग द अप्रोच फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, जहां पे मल्टीपल टर्म्स एक साथ हैं, उससे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हम उससे इसको डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसमें एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? क्या मतलब होगा इस पार्ट का? सो हमने ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट तो डिस्कस कर लिया, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट टर्म इज बेसिकली
जहां पे वेरिएबल के साथ में जो कॉन्स्टेंट्स है ना, वो भी आपके नंबर में इन्वॉल्व होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेटेस्ट टर्म मिलती है। ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर लेने हैं। मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले आप क्या करो, n+1/1 प्लस मॉड्यूलस a बाई बी, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पे आपको इंटीजर मिल गया, ठीक है, अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पे आपको इंटीजर मिला, डायरेक्टली आप उस इंटीजर को क्या बोल दोगे, m। और आपके जो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे वो होंगे tm एंड tm+1। ठीक है, अब ये एन, ए और बी क्या है, सिंपल सा लॉजिक। हम एक्सपांशन ले रहे हैं a+b⁻n। एन ऑब्वियसली आपका इंडेक्स है, ए आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू रहेगा, बी आपका सेकंड टर्म का वैल्यू रहेगा। इट इज ऑब्वियस कि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो वो ए और बी के वैल्यूज को डिफाइन करेगा, उसके बाद दे सकता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है मतलब उसको वेरिएबल के फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं चाहिए कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सर एक तो ग्रेटेस्ट टर्म बोला, ऊपर से आप दो टर्म आंसर बोल रहे हो। यस, इस केस में आंसर दो टर्म है, बिकॉज इन दोनों टर्म का वैल्यू उसमें सेम आने वाला है। आप चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि आप जब टीएम का वैल्यू निकालोगे या tm+1 निकालोगे, सो दोनों का आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनेगा। दैट इज हाउ यू गेट टू ग्रेटेस्ट टर्म पर्टिकुलरली इन दिस केस। ठीक है, अब सेकेंड केस आएगा कि अगर ये n+1/1 प्लस मॉडुलस a बाई बी इंटीजर नहीं बना, ठीक है, तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो कैसे आएगा। तो सपोज ये इंटीजर नहीं बना तो कोई एक नंबर बना, उस नंबर को मैंने k बोला, बट अब ध्यान रखो अभी k इंटीजर नहीं है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये k का वैल्यू फिलहाल आया था 8.4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस k का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, उस k का जीआईएफ लेना है बेसिकली आपको। ठीक है, नाउ 8.4 अगर आया तो जीआईएफ कितना हो जाएगा, 8। 8। 8। ठीक है, तो अब आपको m का जो वैल्यू मिला है वो हो जाएगा बेसिकली 8, और आपका ग्रेटेस्ट टर्म एक ही होगा, दैट इज tm+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रेटेस्ट टर्म के लिए सिर्फ दो केसेस यूज करने हैं। दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम था, n+1/1 प्लस मॉडुलस a बाई बी। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई कि वो केस इंटीजर है कि या इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होगा तो यू विल गेट टू ग्रेटेस्ट टर्म, इंटीजर नहीं होगा तो आपको एक ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, और वो टर्म का वैल्यू आपके पास इस ऑर्डर में फॉलो होता है बेसिकली। सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हाँ बेटा। सर मिडिल टर्म और ये एनजीटी सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। मिडिल टर्म जो आप बोलते हो ना, बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, और एनजीटी क्या बोलती है कि सारे टर्म्स में से कौन सी टर्म सबसे बड़ी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मिडिल टर्म के केस में वेरिएबल अलाउड है, ग्रेटेस्ट टर्म के केस में वेरिएबल आता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट टर्म पता है क्या करेगा, आप क्वेश्चन देखो आपको समझेगा। उसने लिखा है 3+2x होल रेज टू 50 का वैल्यू बताओ, या ग्रेटेस्ट टर्म बताओ जब x कितना है 1/5, तो यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं हुआ, जो वेरिएबल था भी उसका उसने वैल्यू दे दिया बेसिकली। तो मिडिल टर्म क्या होगा, वेरिएबल के फॉर्म में होगा जहां पे कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस होगा। बट इस केस में इट इज नॉट मिडिल टर्म, इट इज द ग्रेटेस्ट टर्म और द लार्जेस्ट टर्म, जो कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। नाउ इन दिस केस n हो गया आपके पास 50, a जो था वो हो गया अपने पास 3, बी अपने पास 2x है, बट x का वैल्यू दिया था 1/5, तो b हो गया 2/5। अब जब मैंने अपना फॉर्मूला सॉल्व किया विच इज n+1/1 प्लस a बाई बी, तो मुझे सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिला, 6। 6 मिला मतलब ये इंटीजर था। अगर ये इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट टर्म दो होंगे, कौन से हो जाएंगे, t6 एंड t7। दोनों का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, मैंने प्रूफ करके दिखाया भी था कि दोनों का वैल्यू सेम था, बिकॉज अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो देखो दिखने में दोनों सेम नहीं होंगे, आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, बट जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रेशो 1 मिल रहा है। दैट कंक्लूड्स टू के डेफिनेटली दोनों सेम थे, इसीलिए रेशो 1 आया। बिकॉज दो नंबर को डिवाइड करने पे अगर रेशो 1 आया है तो इट इज ओनली पॉसिबल जब दोनों नंबर का वैल्यू एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, दैट इज बेसिकली सेम हो जाए। नाउ नेक्स्ट केस में एक केस लिया था जहां पे अपने पास इंटीजर आ गया था, सेकंड केस में ऑब्वियसली इंटीजर नहीं आएगा, जैसे आंसर यहाँ पे आया था 7.7। तो फिर हमने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने इसका इंटीग्रल पार्ट लिया, दैट इज इक्वल टू 7। ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, 8, उस 8 टर्म का वैल्यू निकाल दिया बस खाली। सो दिस इज हाउ आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट टर्म और सेट क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। दिस वॉज द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी समझ लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इट सेज, अब आपको इंडेक्स बताना है। ठीक है, इंडेक्स मतलब पावर बताना है। कंडीशन दी थी उसने कि जो इसका नाइन्थ टर्म है ये ग्रेटेस्ट टर्म है बेसिकली। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझना थी कि नाइन्थ टर्म अगर ग्रेटेस्ट है मतलब इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म एक मिल रही है बेसिकली। अगर क्वेश्चन में एक ग्रेटेस्ट टर्म मिल रही है तो ये केस 1 हुआ कि केस 2 हुआ, केस कौन 2। सा केस हुआ, केस 2। यस वेरी गुड, केस 2 हुआ। अगर ये केस 2 हुआ है तो कैन आई सिंपली से इस केस में n+1/1 प्लस मॉडुलस a बाई बी का वैल्यू इंटीजर नहीं आया होगा, बराबर। यस सर। यस सर। अब इंटीजर तो वैल्यू नहीं आया है तो वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट टर्म मिला है 9,
ग्रेटेस्ट टर्म बेसिकली होता था टी एम प्लस वन। टी एम प्लस वन में एम प्लस वन अगर 9 है तो कहना ऐसे एम इक्वल टू 8 होगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर एम 8 है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 8 है, तो कौन कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 8 आता है? जब नंबर कहां से कहां तक हो, 8 से 8 लेके से 9 9। के बीच में। तो मैंने वही केस अज्यूम कर लिया कि के का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 8 से लेके 9 तक। नाउ जब के का वैल्यू 8 से लेके 9 तक लिया और के का वैल्यू पुट किया, तो अब आपको यहाँ पे कंडीशन मिल गया। सॉल्व करने पे आपको मिला कि एन जो है वो 11 से लेके 25/2 के बीच में आ रहा है। नाउ मुझे ये बताओ कि एन क्या क्या अलाउड था, एन की कौन से वैल्यू अलाउड है बेसिकली? होल नंबर्स। होल ओनली नंबर। होल नंबर्स। तो यस, तो 11 से लेके 25/2 के बीच में कौन सा होल नंबर आता है? 12। 12। दैट इज ओनली 12। तो इस टाइप से क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि उसने आपको ग्रेटेस्ट टर्म बता दिया कौन सा है, और अब पूछा कि बताओ एन का या इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ता है, और इस तरीके से हम उसको जीआईएफ को यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, एक कॉन्सेप्ट था इसमें इंपॉर्टेंस को बोला था हमने, आई प्लस एफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। आप एक बाइनोमियल को एक्सपांड करते थे। इस बाइनोमियल में एक खास बात होती थी कि इस बाइनोमियल का एक टर्म होता था इरेशनल और इसका एक टर्म होता था बेसिकली रैशनल। लाइक रूट ए इज ऑब्वियसली इरेशनल पार्ट, बी इज बेसिकली अ रैशनल पार्ट। जब इनको सॉल्व करोगे तो नंबर में इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा। तो आपको इस आई और एफ के नेचर पे कुछ कमेंट करना होता था या फिर नंबर के नेचर पे कमेंट करना होता था। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताया था, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं था, डायरेक्टली टेक्निक था। द टेक्निक वॉज समथिंग लाइक दिस। आप जो भी एक्सपांशन दिया है उसको नॉर्मली ओपन कर दो। ठीक है, नॉर्मली आपने ओपन किया और आपने इस एक्सपांशन को लिखा आई प्लस एफ। ठीक है। नेक्स्ट आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, 7 + 4√3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 7 - 4√3। अब उसको भी आप ओपन कर दो, आपको हमेशा एक पैटर्न दिखेगा। ये जो कॉन्जुगेट आएगा ना, ये कॉन्जुगेट हमेशा 1 से छोटा होगा। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 1.7। 1.7। 1.7। 1.7 इंटू 4 मेक्स इट 6.8। 7 - 6.8 हो गया 0.2, मतलब 1 से छोटा है। अब अगर 1 से छोटे नंबर की पावर आप कुछ भी बढ़ाओ, तो कहना है इससे आंसर 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। यस सर। तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा ना, उसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। तो मैंने उसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, दैट इज एफ डैश। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों सीरीज में देखना है और ऑब्जर्व करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कौन सी प्रोसेस से इरेशनल टर्म रिमूव हो रही है। बिकॉज देखो अपना अल्टीमेट एम क्या होता है कि मुझे इरेशनल टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि इरेशनल को मैं डील नहीं कर सकता, रैशनल को हम कभी भी डील कर सकते हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों केस में जब इरेशनल टर्म बन रही थी, तो उस केस में एक का साइन पॉजिटिव था और एक का साइन नेगेटिव था। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही दोनों को ऐड किया, तो अब आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे जो टर्म बचे वो कुछ इस टाइप से होंगे, 2 टाइम्स ऑफ ये वाला फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। राइट साइड पे क्या बनेगा, इट विल बी आई प्लस एफ डैश। ठीक है, ये बना आपका राइट साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को केयरफुली ऑब्जर्व करो। कैन आई से लेफ्ट हैंड साइड आपका एक इंटीजर होगा। कैसे, इसको समझते हैं। NC0 तो इंटीजर है, 7 n भी इंटीजर होगा। नेक्स्ट केस में NC2 भी इंटीजर, 7 की पावर भी इंटीजर, और क्योंकि 4√3 का स्क्वायर लगा है तो ये भी क्या हो गया, इंटीजर। तो कहना है इससे ये पूरा पार्ट एक इंटीग्रल वैल्यू बनेगा। यस सर। ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर। नाउ आई तो ऑलरेडी इंटीजर था, मतलब कहना है इसे एफ प्लस एफ डैश भी इंटीजर होना चाहिए। अब एफ प्लस एफ डैश अगर इंटीजर होना चाहिए, तो इट इज ओनली पॉसिबल जब एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू 1 हो। ऐसा क्यों? एफ डिनोट करता था फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट हमेशा आंसर कहां से कहां तक देता है, 0 से 1 के बीच में। अब अगर एफ भी 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में है, तो एफ प्लस एफ डैश का जो सम होगा, ये 0 से लेके 2 के बीच में आ जाएगा। यस। यस। और 0 से लेके 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, 1। 1। दैट इज ओनली 1। दैट इज हाउ मैंने कमेंट किया कि एफ प्लस एफ डैश का जो वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली होना चाहिए इस केस में एग्जैक्टली 1। ठीक है। नाउ अब एफ प्लस एफ डैश हो गया 1, तो इसमें एक चीज समझना, आई प्लस एफ डैश इक्वल टू एक इवन इंटीजर था, क्योंकि ये पार्ट बना था इंटीजर, उसमें 2 मल्टीप्लाइड था। तो आई प्लस एफ डैश इवन इंटीजर था, जिसमें आपने एफ प्लस एफ डैश को 1 प्रूफ कर दिया। तो कैन आई से आई प्लस 1 इज अ इवन इंटीजर
इसका मतलब इट इज सिंपल कि आई जो है वो आपके पास और इंटीजर होना चाहिए बेसिकली, और यहां से आपने आई के नेचर पे कमेंट किया। सो इस टाइप की क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझे अभी। Yes, sir. नाउ यही प्रोसेस स्टैंडर्ड सबके लिए फॉलो होगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना है कि उसके अंदर एक इरेशनल पार्ट है और एक रैशनल पार्ट है, तो हमने उस तरीके से उसको एक्सपांड किया। अगेन, कुछ केसेस में ऐड करते हो, कुछ केसेस में सब्ट्रैक्ट करते हो। दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक कि आपको रूट के टर्म्स रिमूव करने हैं। अब वो रूट के टर्म रिमूव एडिशन से होते हैं तो एडिशन चलेगा, सब्ट्रैक्शन से होते हैं तो उससे आप कर सकते हो, बट अल्टीमेट एम आपका सेम है कि आपको रूट के टर्म्स वहां से रिमूव करने हैं बस खाली। ठीक है, चलो, दिस वॉज आई प्लस एफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें था अपने पास बाइनोमियल सीरीज। नाउ ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, केयरफुली समझना इसको। बाइनोमियल सीरीज में क्या होता है कि कुछ टाइप्स के सीरीज बनते थे अपने पास जहां पे सिर्फ कोफिशिएंट्स रहेंगे और साथ में कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट सीरीज सबसे सिंपल सीरीज है, जहां पे आपको दिखेगा C0 + 3 × C1 3² × C2 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ इन सारे सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि आपको बेसिक अप्रोच आपका सेम रखना है, 1 + x⁴n। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न। 1 + x⁴n का एक्सपांशन आपका ये था। इस एक्सपांशन के अंदर आप x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपको इस टाइप का केस दिखे। 3. यस, अगर आप x को 3 पुट करते हो तो कहना है से राइट साइड में आपका पूरा क्वेश्चन ही बन गया। अब अगर राइट साइड में क्वेश्चन बना है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में आंसर बन जाएगा। तो इट विल बी 3 + 1 दैट बिकम्स 4⁴n। सो ये आपका सबसे सिंपल डायरेक्ट केस था। ऑब्वियसली डायरेक्ट केस कभी एग्जाम में आएगा नहीं, अब थोड़ा इसको टिपिकल बनाते हैं। टिपिकल हमने कैसे बनाया था। C1 फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था 2 × C2, थर्ड टर्म था 3 × C3 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ, पहले नंबर सेम था, पावर बदल रहे थे तो आपने डायरेक्टली यूज कर लिया। अब देखो नंबर ही बदल गया बेसिकली, तो इस केस के लिए लॉजिक क्या था, याद दिलाओ। इस केस का लॉजिक क्या था सॉल्व करने का। चलो, ऑब्जर्व पैटर्न। ये आपका नॉर्मल एक्सपांशन था। आपको C0 का टर्म नहीं मिल रहा है, C1 के आगे आपको 1 मिल रहा है, C2 के आगे आपको 2 मिल रहा है, डिफरेंशिएट Cn के विद आगे आप, रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट यस कर देते बिल्कुल इसको। सही है, करेक्ट है। जब आपको कोफिशिएंट के आगे कोई नंबर चाहिए तो उन नंबर को क्रिएट करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करते हो बेसिकली। जैसे इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। एलएचएस में तो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन, आरएचएस में C0 का डिफरेंशिएशन बिकम 0, C1x का डिफरेंशिएशन इज C1, C2x² का डिफरेंशिएशन इज 2x × C2 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज चलेगा। अब हुआ क्या पता है, जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में चाहिए थी देखो वो सारी क्रिएट हो गई। 2C2 3C3, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है बेसिकली एक्स। कभी भी कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा अगर आएगा तो उसको हटाने का बहुत सिंपल तरीका है, अज्यूम दैट वेरिएबल इक्वल टू 1। जैसे ही आप एक्स को 1 पुट करोगे अब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आप डिफरेंशिएशन को भी यूज कर सकते हो कोफिशिएंट और सीरीज क्या यू कैन से सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लॉजिक इज वेरी सिंपल विच इज, अगर आपको सी के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाइड में चाहिए तो उस केस में आप यूज करोगे बेसिकली डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप था। इसी में थर्ड टाइप एक और आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए लॉजिक होता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही डिवीजन बनाने का लॉजिक क्या होगा, Integration. इंटीग्रेशन। तो अब इस केस में हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे एक चीज को लेकर केयरफुल रहना। इंटीग्रेशन जब आप यूज करते हो ना तो आपको थोड़ा सा लिमिट्स यूज करना पड़ेगा। लिमिट्स मतलब अपना लिमिट वाला नहीं, बट इंटीग्रेशन के लिमिट यूज करना पड़ेंगे विच इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, सो इसमें एक लिमिट तो आप क्वेश्चन से लॉजिकली पता कर लोगे, मोस्ट ऑफ द केस में वो लिमिट 1 होती है। एक लिमिट को आप 0 अज्यूम कर लेना, बिकॉज अगर लिमिट यूज नहीं करोगे तो पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेट करने के बाद एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आता है साथ में, तो वो कांस्टेंट क्वेश्चन को खराब कर देगा। दैट इज हाउ, इसलिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे आपको लिमिट के थ्रू अपने आंसर्स में एग्जैक्ट वैल्यू मिले बेसिकली। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए आप जब लिमिट यूज करोगे तो एक लिमिट आपको क्वेश्चन को देख के पहचाननी है। जैसे इस केस में 1 मुझे क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई हो रहा है, एंड सेकेंड लिमिट जो है वो हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में 0 अज्यूम कर लेते हैं, उससे अपने को आंसर मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, नाउ ये हुआ थर्ड टाइप। इसमें अब फोर्थ हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था। इसमें आपको दिख तो रहा है कि इस केस में नंबर आगे मल्टीप्लाई हुआ है, बट ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता तो कहना है इसे C1 के आगे 1 होना चाहिए था, C2 के आगे 2 होना चाहिए था। बट Yes, यहाँ sir. पे देखो क्वेश्चन में क्या है, C1 के आगे 2 है, C2 के आगे 3 है एंड सो ऑन। तो अब इस केस को क्रिएट कैसे करोगे।
कैन आई से नंबर में एक एक का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, जो आपको डायरेक्टली मिल रहा था और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक का डिफरेंस है। यस सर। तो ये जो एक का डिफरेंस है, इसको क्रिएट करने का सिंपल लॉजिक है, आप पूरी सीरीज को सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ताकि वो एक का डिफरेंस कंपनसेट हो जाए और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई दी सीरीज कंप्लीटली बाय एक्स, ठीक है, मैंने दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, चेक करो जरा। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो कैन आई से नाउ इन दिस केस अपने पास जो वैल्यू बनेगा वो एग्जैक्टली राइट साइड में क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। यस सर। और क्वेश्चन को पूरा बनाने के लिए वेरिएबल को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1। वन, वेरी गुड। अब अगर राइट साइड में क्वेश्चन बना है तो इट इज अंडरस्टूड के लेफ्ट साइड में आपका आंसर बन जाएगा। सो आंसर आएगा बेसिकली आपके पास n टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर, सॉरी इसका ये करेंगे पहले डिफरेंशिएशन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया था इंटीग्रेशन के पार्ट में भी, C0/2 प्लस C1/3 अप टू Cn/n+2, ठीक है। सो ये सेम लॉजिक को हमने यहाँ भी अप्लाई किया। इस केस में भी सेम हो गया, अगर आप डायरेक्टली करते हो इंटीग्रेशन तो अपॉन में बनाना चाहिए था, बट आपको C0 के अपॉन में 2 चाहिए था। तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले एक x से आपने इसको कर दिया मल्टीप्लाई एंड देन फिर इसको इंटीग्रेट किया, ताकि आपको अपॉन में बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाए, बेसिकली जो नंबर चाहिए वो मिल जाए कहीं ना कहीं। तो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वर्क करता था। अब एक वैरायटी और डिस्कस किया मैंने यहाँ पे, जहां पे मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस से चेंज किया था, ठीक है। अब अगर मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस को लेके आता हूँ तो इसका क्वेश्चन के लॉजिक पे कैसे इम्पैक्ट आएगा। लिमिट्स बदल जाएगी। वेरी गुड। लिमिट्स में प्रिसाइजली क्या चेंजेस आएंगे। सर पहले 0 से 1 था, वो -1 से 0 हो जाएगा। यस, खाली -1 लगा देंगे ताकि आपके ऑल्टरनेट जो साइन है वो चेंज हो जाए। ऑड इवन पे जो डिफरेंस रहेगा वो आपका ऑल्टरनेट चेंज हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको जो आंसर मिलेंगे वो प्लस माइनस के फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ये सबको क्लियर है अभी। यस सर। चलो नेक्स्ट इज, अब इसमें एक केस और डिस्कस किया मैंने। अब यहाँ पे दो कंडीशन साथ में चल रही है, देखना। पहला तो एक 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है, मतलब आपके पास एक ही वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, मतलब ये केस वन को बिलोंग कर रहा है। दूसरा डिवीजन में भी पार्ट आ गया, मतलब इंटीग्रेशन भी है। तो इसमें इंटीग्रेशन तो करना है, पर एट द सेम टाइम जो लिमिट आप 0 से 1 लेते थे, इस केस में लिमिट क्या हो जाएगा बेसिकली 0 से 2, क्योंकि 2 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स वर्क कर रही है। क्या इसका लॉजिक समझा। यस सर। ओके, सो इस तरीके से आप इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आपके पास जो भी ये केस रहेगा उसमें अगर इंटीग्रेशन के साथ साथ नंबर भी वेरी या नंबर की पावर भी वेरी हो रहे हैं तो उनको आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। चलो, अब इसी में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने और डिस्कस किए थे, लाइक दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे कॉन्जिक्यूटिव रेशो भी थे और साथ में कॉन्जिक्यूटिव सम भी था, ठीक है। मैंने सम को प्रेफर नहीं किया, मैंने रेशो को प्रेफर किया था, विच इज NCR/NCR-1। कैन आई से इन हर टर्म में ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म के लिए आर कितना होगा, 1। 1। R = 1 होगा आपके पास फर्स्ट टर्म के लिए, तो उस केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, NC1/NC0, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास n। सिमिलरली सेकंड केस के लिए R = 2, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, हर एक टर्म का आपको वैल्यू मिलेगा। एंड जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक लॉजिक और मिलेगा। फर्स्ट टर्म बना 1 + n, सेकेंड टर्म बनेगा 1 + n/2, थर्ड टर्म विल बी 1 + n/3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म विल बी 1 + n/n। इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा और पूरा सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये टेक्निकली ट्राइनोमियल था बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है। इसने क्वेश्चन में एक्सपांशन नहीं पूछा, इसने एक्सपांशन का एक फॉर्म दे दिया। इसने बोला कि जब हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन रहे हैं जिसमें एक टर्म में A0 है, एक टर्म में A1x है, एक टर्म में A2x² है एंड सो ऑन, A2nx⁴ है बेसिकली, ठीक है। नाउ अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखेगा अपने को इन सब टर्म्स के वैल्यू चाहिए थे, ठीक है। नाउ इन जनरल आई नो कि ये बाइनोमियल तो नहीं है बट ये ट्राइनोमियल का पार्ट है। बट ये जो भी रहेगा इसमें x का मिनिमम पावर 0 से स्टार्ट होगा जब पूरा n इसको मिल जाएगा, और मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा। अब अगर मुझे इन सारे टर्म्स का सम चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका लॉजिक समझना। कैन आई से ये जो सारे टर्म्स हैं ये बेसिकली ऑड नंबर के टर्म्स हैं एज कंपेयर टू द एक्सप्रेशन गिवन अबव।
तो अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स को वन पुट कर रहा हूँ। जब मैं इसमें एक्स को वन पुट करता हूँ तो उस केस में ये पूरा एक्सपांशन क्या बनेगा? एलएचएस में वन, आरएचएस में, इन सब का सम आ गया। नेक्स्ट इज इसी के अंदर एक्स को माइनस वन पुट करते हैं। माइनस वन पुट करने पे ये थ्री बन जाएगा, थ्री रेज टू एन, और ये पूरा आपका सम आ जाएगा। नाउ अब अपने रिक्वायरमेंट क्या थी? अपने को ए जीरो से लेके ए टू एन तक का सम चाहिए था। अब आप खुद सोचो, इन दोनों सीरीज के रिस्पेक्ट में आप कौन सा ऑपरेशन लगाओगे कि आपको ए जीरो से लेके ए टू एन तक का सम मिल जाए? एडिशन। ये सिंपल सा एडिशन। दोनों को ऐड कर दोगे, बाय डिफॉल्ट आपको चाहिए था वो मिल जाएगा और उससे क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ट्राइनोमियल का क्वेश्चन ट्राइनोमियल से ही सॉल्व करना है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी कि उसने एग्जैक्टली क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट टिपिकल एंड आई वुड से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैरायटी, जहां पे अब आपको सी के मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ। जैसे अब तक क्या हुआ, सी के साथ में नंबर मल्टीप्लाइड था, नंबर डिवाइड था, तो आपने सॉल्व कर लिया था। अब जो मिल रहा है इट इज सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप से पैटर्न मिल रहा है, जो थोड़ा सा लेंदी पैटर्न आपको दिखेगा। नाउ इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक नहीं दो बाइनोमियल यूज करना पड़ेंगे। बट ये है कि उन दोनों बाइनोमियल का स्टैंडर्ड टाइप क्लियर है पहले से। एक बाइनोमियल रहेगा ऑफ द फॉर्म वन प्लस एक्स होल रेज टू एन, दूसरा रहेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू एन। ठीक है, इन दोनों को ओपन करना। अब आप खुद एक लॉजिक ऑब्जर्व करो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आप देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पे सी जीरो स्क्वायर का टर्म भी बनेगा, सी जीरो सी वन भी बनेगा, सी जीरो सी टू भी बनेगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे बेसिकली। पर्टिकुलरली इन आवर क्वेश्चन जो अपने को दिया था, इसमें हमसे क्या पूछा गया था? इसमें हमसे पूछा था कि अपने को सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर इन सब टर्म का वैल्यू निकालना है। सो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब सी जीरो स्क्वायर बन रहा है तो साथ में एक्स का टर्म क्या है? मुझे बताओ, जब सी जीरो स्क्वायर बनेगा तो एक्स का कोई टर्म आएगा साथ में क्या? नो सर। नो। नेक्स्ट इज जब सी वन स्क्वायर बनेगा तब कोई एक्स का टर्म है क्या? नहीं। सेम विद सी टू स्क्वायर, सेम विद सी एन स्क्वायर। तो मुझे एक पैटर्न दिखा कि राइट साइड में जो मेरा टर्म का मल्टीप्लीकेशन है उसमें ये टर्म जब बन रहा है ना, तो उस समय एक्स का पावर जीरो आ रहा है, एक्स का कोई टर्म है नहीं। अगर राइट साइड में एक्स की पावर जीरो इज माई क्वेश्चन, तो लेफ्ट साइड में एक्स की पावर जीरो शुड बी माई आंसर। तो मैंने वही लॉजिक यूज किया। मैंने इससे ये क्रैक कर लिया कि एक्स की पावर जीरो इन आर एच एस इज माई क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली एल एच एस में जब एक्स की पावर जीरो का टर्म निकालूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट निकाल दिया एंड दैट बिकम्स माय फाइनल आंसर। नाउ इसी में और वैरायटी बन सकती थी, जैसे सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री। अब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। सी जीरो मल्टीप्लाइड बाय सी वन, एक्स का टर्म क्या आया? वन होगा, एक्स की पावर। यस। सी वन Yes. मल्टीप्लाई बाय सी टू, एक्स का नेट पावर देखो, One. वन। सी टू मल्टीप्लाई बाय सी थ्री, यहाँ भी वन। मतलब कहना है से अब जो मेरा क्वेश्चन है वो एक्स की पावर वन बन रहा है बेसिकली। तो अगर एक्स की पावर वन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन आरएचएस, तो मैं एलएचएस में अब निकाल लूंगा एक्स की पावर वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर वन को सॉल्व किया, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। पर्टिकुलरली इस केस में तो आपके पास दो मेथड थे। आप एक्स की पावर वन भी बोल सकते थे और एक्स की पावर माइनस वन भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो सी जीरो सी वन तो यहाँ भी बन रहा है, इन सब से भी बन रहा है, तो इनसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। दोनों लॉजिक ही करेक्ट है, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो इस टाइप से जब सी के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आपको ये लॉजिक क्रिएट करना है और उस लॉजिक से आपको आंसर मिलेगा। दिस इज हाउ आप सी के थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद द सेम लॉजिक। नाउ बाकी जो थे वो वैराइटीज थे क्वेश्चन के। हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो अपना डिस्कस हुआ था दैट वाज मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, मल्टीनोमियल का एक सिंपल सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला इसको इस तरीके से ध्यान रखो, जैसे मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए हैं, आप तीन से ज्यादा भी ले सकते हो। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू एन। ठीक है, अगर ये आपके पास लिखा हुआ है तो इसको आप लिखोगे समेशन ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन आर वन फैक्टोरियल, आर टू फैक्टोरियल, आर थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर आर वन, वाई की पावर आर टू, जेड की पावर आर थ्री। अब कंडीशन क्या है समझना। सबसे पहले आपके वैल्यू एन को तीन पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट रहेगा आर वन, एक पार्ट रहेगा आर टू, एक पार्ट रहेगा आर थ्री, जहां पे हमेशा इन तीनों का सम कितना होगा? एन। दूसरा, एक पावर जाएगा फर्स्ट वेरिएबल को, एक पावर जाएगा सेकंड वेरिएबल को, एक पावर जाएगा थर्ड वेरिएबल को, और ये तीनों अपॉन में आएंगे फैक्टोरियल बन के बेसिकली। इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि आर वन, आर टू, आर थ्री और एन, इन सबके जो वैल्यूज हैं ये सिर्फ नेचुरल वैल्यूज ही हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है बेसिकली। या यू कैन से होल नंबर हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है इट कंटेन्स फोर टर्म्स। ठीक है,
अब अगर 4 टर्म्स हैं तो इसको आप एक्सपांड कैसे कर रहे हो? 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 R2 R3 R4। 4 वेरिएबल की वजह से 4 आपके आर आ गए। फर्स्ट आपने लिखा A की पावर R1 माइनस B की पावर R2 C की पावर R3 माइनस D की पावर R4। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, और रेंज करके ऐसा लिखा, सारे कांस्टेंट एक साथ और वेरिएबल बेसिकली आपके पास एक साथ। ठीक है, नाउ जो वेरिएबल है इनको समझना, A⁻R1 D⁻R2 C⁻R3 D⁻R4। आपको क्या चाहिए था? A² B³ C⁻4 इंटू डी। तो कैन आई से R1 डायरेक्टली आपको दिख रहा है 2 हो गया, R2 आपके पास 3 हो गया, R3 आपके पास 4 हो गया, R4 कितना हो गया? 1 हो गया। कंपैरिजन के चेक भी कर लेंगे, व्हाट इज 2 + 3 + 4 + 1? 10. 10 हो गया, मतलब आपके नंबर से मैच भी कर रहा है, तो मतलब ये टर्म क्रिएट होगा फॉर श्योर। और जब ये टर्म क्रिएट होगा तो दिस विल रिप्रेजेंट्स इट्स कोफिशिएंट। डायरेक्टली मैंने आंसर निकाला। तो मल्टीनोमियल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सिर्फ इस एक फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ फॉर्मूले में क्या केयरफुल रहना है, पहला चीज, सारे पावर्स का नेट सम हमेशा n के बराबर होगा। दूसरा, जो आपके पास कोफिशिएंट है दैट विल कंटेन ऑल दी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग दी वेरिएबल। वेरिएबल के कोफिशिएंट भी आ जाएंगे, वेरिएबल के साइन भी आ जाएंगे, बट वेरिएबल नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा वहां पे। तो ये आपको केयरफुल रहना है खाली उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे हम बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं कि बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, बेसिकली n+1। उसी तरीके से मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला टू गेट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ मल्टीनोमियल एक्सपांशन इज n+r−1 CR−1। इसको ध्यान रखना। n डिनोट्स द इंडेक्स ऑब्वियसली, r डिनोट्स द नंबर ऑफ वेरिएबल कि आपके पास कितने टर्म है, लाइक 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, उसके अकॉर्डिंग नंबर वेरी होगा। तो इट इज n+r−1 CR−1। ये आपका होगा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला फॉर अ मल्टीनोमियल एक्सपांशन बेसिकली। जैसे क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस दिस एंड दिस इज 45। ठीक है, इस केस में n की जगह पे तो n लिखा है, इस केस में r कितना होगा? 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। सो R = 3, n+2 C2 = 45। n को सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज n इज कमिंग आउट टू बी 8। मतलब पावर आपके पास 8 होना चाहिए बेसिकली। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन में पास में स्किप किया था, आपको बताया था कि मतलब में से इजीली सॉल्व होगा, विच इज 3 टर्म दिए हैं, ट्राइनोमियल दे रखा है, और आपसे पूछा है x⁵ का कोएफिशिएंट। ना इसको केयरफुली समझना, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। आप इसका जनरल टर्म लिखो मल्टीनोमियल के फॉर्म का। कैसे लिखते थे? सबसे पहले पावर n, इसको मैंने लिया 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज इसका पावर सपोज R1 हो गया, इसका पावर R2 हो गया, इसका पावर R3 हो गया। तो आपने 3 पावर नीचे लिख दिए। फर्स्ट नंबर का पावर आपने R1 लिया था, सेकेंड नंबर का पावर R2 लिया था, थर्ड नंबर का पावर आपने R3 लिया था। ठीक है, नाउ अब अगेन कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। नाउ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। वेरिएबल का नेट पावर देखो, तो x⁻²R1 और x⁻R2, नेट पावर कितना हो गया? 2R1 + R2। यस, एज पर दी क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया था कि x का पावर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। सो कैन आई से ट्वाइस R1 + R2 शुड बी इक्वल टू 5। Yes, sir. ठीक है, और एक कंडीशन स्टैंडर्ड थी क्वेश्चन में कि सारे पावर का जो नेट सम है वो भी कितना होना चाहिए बेसिकली आपके पास? 5. 5। तो अब मुझे यहाँ पे केसेस देखने हैं कि R1 R2 R3 की कौन कौन से वैल्यूज हैं, कितने केसेस हैं जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ चेक करूंगा R1 R2 R3। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट में करूंगा इस पार्ट से। आई स्टार्ट विथ बाय टेकिंग R1 = 0। अब हमने R1 को 0 लिया तो R2 कितना आ जाएगा? R1 को 0 लिया तो कैन ऐसे R2 यहाँ से 5 आ जाएगा। और अगर R1 0 R2 5 है तो इसमें पुट करके R3 भी 0 आ जाएगा। Yes, sir. सबको Yes, फर्स्ट केस sir. समझा? यस। नाउ नेक्स्ट केस में R1 को 0 के बाद हम ले लेंगे 1। अब मैंने R1 को 1 लिया तो R2 क्या आ जाएगा आपके पास बेसिकली? 3। 3. R1 इज 1, R2 इज 3, तो R3 कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड, R1 को 2 लिया, R2 1 आ गया, R3 2 आ गया। अब नेक्स्ट केस मैं R1 को 3 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं R1 को 3 लूंगा तो R2 कितना आ जाएगा? -1. -1. क्या वो अलाउड है? नहीं. नहीं. नहीं, पावर खाली होल नंबर होने चाहिए, इसलिए यही 3 केस बनेंगे। और अगर 3 केस हैं मतलब देर आर 3 टर्म्स जिसमें x⁵ आएगा, तीनों को ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हो बेसिकली। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नाउ उसी के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बस खाली एक्स रेज टू सिक्स को लेके, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को लेके। तो यहाँ तक का अपना पार्ट था। अब इसमें एक आखिरी टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस। ठीक है, जहाँ पे पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो उस केस को सॉल्व कैसे करते हैं। सो ये तो आपने लिखा था जनरल एक्सपांशन, जब आपके पास एन क्या बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर को। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जब एन नेचुरल नहीं होगा तो सी डिफाइन नहीं हो पाएंगे बेसिकली, क्योंकि सी को डिफाइन करने के लिए एन आपके पास नेचुरल या होल नंबर होना चाहिए। इस केस में आप क्या करोगे, आप सी को यूज नहीं करोगे, आप सी के वैल्यू को यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है अपने पास, One. हाउ 1 मच, एन वन। एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, n And एन। तो डायरेक्टली आपने एन लिखा। एन सी टू का वैल्यू कितना होता है, n minus one by two. एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एंड सो ऑन। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनके वैल्यूज पुट कर देने हैं। ठीक है, दूसरा चीज, जब वन प्लस एक्स होल रेज टू एन था तो उस केस में आपका एन नेचुरल नंबर था और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन आए थे, बराबर। इस केस में जब वन प्लस एक्स रेज टू एन है और एन नेचुरल नंबर नहीं है, तो सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे बेसिकली, इन्फिनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो होंगे, that will come out to be infinity. There is no fixed defined term. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप इस एक्सपांशन को लिखोगे वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस वन, तो आपका एन कितना हो गया बेसिकली, माइनस वन हो गया। अब इसको ओपन करो तो आपको एक सीरीज दिखेगा। कैन यू से, ये जो सीरीज है अपने पास, ये सीरीज बेसिकली एक जीपी का फॉर्म बन रहा है। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ये एक जीपी का फॉर्म बन रहा है बेसिकली, ये भी एक जीपी का फॉर्म बन रहा है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला याद है आपको, yes Yes. sir ए सो अपॉन A वन upon जीपी R के माइनस सम आर। minus के one. फॉर्मूले से, यस, ए अपॉन वन माइनस आर बोल सकते हो। तो उस तरीके से आपको जो मिलेगा, जीपी के फॉर्म के सम के फॉर्मूले से आपको सेम आंसर मिलेगा, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और इसी चीज को जब बाइनोमियल पुट करेंगे तो भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है विद द सेम लॉजिक बेसिकली। हाँ, अब इसमें जैसे ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इन सब में एक खास बात थी, विच इज वन प्लस एक्स की पावर के फॉर्मूले थे। अब अगर सपोज करो वन प्लस एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई हो गया, तो अब सॉल्व कैसे होगा। तो इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्स प्लस वाई में से जो भी बड़ा है, सपोज अगर एक्स प्लस वाई में से एक्स बड़ा है, तो उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो बेसिकली। एक्स प्लस वाई में से अगर एक्स बड़ा है तो उसको ब्रैकेट से बाहर ले लो। बाहर लेने से क्या होगा, बाहर एक्स रेज टू एन आ जाएगा, अंदर वाई बाय एक्स बचेगा। अब ये जो वाई बाय एक्स है, कहना इसे, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई बाय एक्स जो फ्रैक्शन हुआ वन से छोटा हो गया। Yes, sir. और इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन और थी, द सेकेंड कंडीशन इज कि इस केस में जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये जो x रहेगा, इसका मॉडुलस शुड बी लेस देन वन, क्योंकि ये कंडीशन जीपी में भी थी, अगर आपको याद होगा तो। जीपी के लिए भी आप सेम कंडीशन यूज करते थे, तो मैंने वो सेम कंडीशन यहाँ भी यूज कर लिया कि अगर आपके पास दो वेरिएबल या दो टर्म दिए हैं, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको बाहर निकाल लो और फिर सिंप्लीफाई करो, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्सपांशन को वाई बाय एक्स बना लो, अगर y x से बड़ा है तो x बाय y बना लो, देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर। तो इन दोनों पार्ट में आपको एक्सपांशन के डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएंगे विद द सेम लॉजिक। ठीक है, इसमें एक पार्ट और भी आता है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक कैसे वर्क करता है। इनफैक्ट ये लॉजिक मैंने अभी लिमिट में भी डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा तो। मैंने बहुत जगह पे यूज किया था कि वन प्लस एक्स होल रेज टू एन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू वन प्लस एन एक्स। व्हाट वाज द कंडीशन फॉर दिस, X. X is very, very less than one. यस, एक्स इज लेसर देन वन, और आई शुड एक्स इज क्लोज टू जीरो बेसिकली। तो उसने वही लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज सो स्मॉल सच दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आपके पास सारे सेम फॉर्म के बन रहे थे। लॉजिक इज वेरी सिंपल, वन प्लस एक्स होल रेज टू एन, जब इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपके पास आंसर वन प्लस एक्स बाय टू बनेगा। Yes, sir. इसका Yes, अप्रोक्सीमेशन क्या Yes, हो sir. जाएगा, वन माइनस टू एक्स बाई थ्री। सेम, सबको अप्रोक्सीमेट कर दिया तो आप यहां तक पहुंच गए। नाउ इसके बाद मैंने क्या किया, टू दोनों में से कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया और इस टाइप का फॉर्म बनाया। और जो डिनोमिनेटर था इसको वापस से ऊपर ले गया विद अ नेगेटिव पावर। कैन आई से, मैं यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकता हूँ। Yes. yes, तो sir. वापस से आपके पास सेम आंसर बना। अब देखो, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म विल बिकम वन, सेकेंड टर्म विल बिकम माइनस एक्स बाई ट्वेल्व, थर्ड टर्म विल बिकम माइनस ऑफ थ्री एक्स बाई फोर, फोर्थ टर्म जो बनेगा, कहना इसे वो एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा। Yes, sir.
Yes, Yes, बट sir. sir. उसको तो हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि एक्स को निग्लेक्ट करने का तुमको बोला था ऑलरेडी। तो अपने पास जो टर्म बने वो ये तीन टर्म बने और इसका आंसर हमेशा इस फॉर्म में आता है। सो दिस इज हाउ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली। ओके, सो यहाँ तक का अपना जो पार्ट था दैट वाज बेसिकली बायनोमियल का एक क्विक रिवीजन जो मैंने सेशन के थ्रू ही किया प्रॉपरली। जो अपना लेक्चर था उसी के सारे लेक्चर्स को कंबाइन कर दिया बस खाली, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड जो अपन ने आज डिस्कस किया ना, इस पे एक छोटा सा टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो अपन ने आज डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। एक आध वैरायटी का क्वेश्चन बाहर रहेगा जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो एक बार उसको ट्राई करो। नेक्स्ट सेशन जो अपना रहेगा ना, उसमें हम उस टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे और साथ में एक पीएनसी का क्विक रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पीएनसी का आपका एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपका पीएनसी का रिवीजन करा दूंगा और साथ में इस टेस्ट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस सर। Okay, sir. पीएनसी का रिवीजन करना है कि नहीं करना है, डायरेक्टली एग्जाम देना है? सर रिवीजन करना है। करना है। रिविजन करना है। रिवीजन करना है ना, तो ठीक है, बेटर रहेगा। तो अभी बायनोमियल का एग्जाम आप लोगों का 4 बजे का शेड्यूल था ऑलरेडी, वो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वहां पे मैं बायनोमियल का डिस्कशन भी लूंगा और साथ में पीएनसी का रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलो जल्दी से भागो और अपना टेस्ट स्टार्ट करो। सर Thank you, sir. हाँ बेटा। सर नोट भेज सकते हो? हाँ, इसका नोट्स में राइट अवे भेज देता हूँ बेटा। और सर लीडर्स का कभी निकलेगा वो लिस्ट नया? उस पर ही काम कर रहा हूँ, आज मोस्टली कंप्लीट कर दूंगा। सो आज रात को या कल तक आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बेटा, बाय।